आ गया था, वो गांव कौन सा था? तो पिताजी आस्करण ने अपने बेटे दुर्गादास को कौन सी जागीर दी थी? और इस बात का दूसरा मतलब यह है कि दुर्गादास को बचपन में अपने पिता का प्यार नहीं मिला, उसका पालन पोषण किसने किया था? और भारत के इतिहास में वे लोग ज्यादा महान हुए हैं जिनको बचपन में इस प्रकार पापा का प्यार नहीं मिला हो, कि पापा थे और उसके बावजूद वो मम्मी के साथ रहे। शिवाजी, शिवाजी कहानी सेम है। शिवाजी के पिताजी शिवाजी की मां को साथ नहीं रखते थे, इसलिए शिवाजी के जीवन पे जो पूरा प्रभाव है उनकी माता का है, जीजाबाई। माता कौन थी उनकी? सेम अपने दुर्गादास जी के साथ में। आस्करण जी इनको साथ नहीं रखते थे, ये अपनी मम्मी के साथ रहते। मम्मी का नाम क्या था? कौन से गांव में रहते? जन्म कहां पर हुआ था? ये वहां पे रहा करते भाई, लुणेवा में रहते। लुणेवा में इनके खेत वगैरह थे, अपने खेतों को संभाला करते। एक दिन ये अपने खेतों के अंदर खड़े थे, दुर्गादास जी आसपास के लोग और अपने खेतों में खड़े थे, और वहां पास से राजा जसवंत सिंह के ऊंट जा रहे थे। किसके ऊंट जा रहे? भाई राजाओं की सेना में ऊंट घोड़े होते, तो ऊंटों को चराना तो पड़ेगा। तो दो चराने वाले आदमी ऊंटों को चराने के लिए आए, वो ऊंटों को लेके खेतों के बीच से जा रहे थे। बीच में रास्ता था, रास्ते रास्ते जा रहे। ऊंट चराने वाले रह गए पीछे, ऊंट आगे आगे। तो ऊंट बेचारे अब आगे आते आते उनको जब खेत दिखे, खेत में हरियाली दिखी, तो खेत में घुस गए। खेत में घुस गए, दुर्गादास जी खड़े थे, उनका भाई किसके ऊंट है किसके? यार पता ही नहीं, कोई आदमी नहीं इनके साथ। तो बाहर निकालना शुरू किया, तो लाठी वाठी से पीटना शुरू किया ऊंटों को, भाई बाहर निकालो। इतने में चराने वाले आ गए। उन चराने वालों को, अरे क्या हुआ रे, पीट कैसे रहे हो ऊंटों को? तो भाई साहब तुम कौन हो? तो हम इन ऊंटों के साथ में, हम ऊंट चराने वाले। तो यार ये तो हमें पूछना चाहिए सवाल कि तुम कहां रह गए थे और ऊंट हमारा खेत खा गए, और तुम्हें इन ऊंटों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे खेत में घुसेंगे तो पीटेंगे ऊंटों को, और क्या करेंगे? उन्होंने कहा जबान संभाल के बोल रहे, तू नहीं जानता हम किसके आदमी है? हम महाराजा जसवंत सिंह के आदमी है। और ये भारत में हर तीसरे आदमी की समस्या है। भारत में हर तीसरा आदमी किसी को धमकी यही देता है कि तू नहीं जानता मैं किसका आदमी हूं। यहां मतलब कांस्टेबल आपको पकड़ ले बिना हेलमेट के, तो आप उतरते ही सबसे पहले उसको कहते हो कि तू नहीं जानता मैं किसका आदमी हूं। मुझे लगता है मैं यदि कांस्टेबल हूं तो मैं उसको जवाब दे दूं कि आदमी लुगाई का होता है, तेरे लुगाई का नाम बता। ये क्या डायलॉग है यार, मैं किसका आदमी हूं, बता दे तेरे लुगाई कौन, हमें पता चल जाएगा आज। तो उन्होंने कहा, और वो तो राजा के बंदे और थे यार, राजा के सैनिक थे। तो उन्होंने कहा अरे हम राजा जसवंत सिंह के लोग हैं और हमारे साथ बदतमीजी करता है, और ये राजा जसवंत सिंह के ऊंट है, किसी के भी खेत में घुस सकते हैं। दुर्गादास ने कहा सुनो तुम, अब तुम्हारे जूते पड़ेंगे। ऊंट भले तुम्हारे होंगे या राजा जसवंत सिंह के होंगे, ये जो खेत है ना, ये जसवंत सिंह के बाप का नहीं है, मेरा है। और मेरे खेत में घुसेंगे तो इसी प्रकार मार पड़ेगी। अब इन उन दो बंदे चराने वालों के दुर्गादास के बीच में झड़प हो गई। दुर्गादास ने एक बंदे को मार दिया, दूसरे वाला बंदा वहां से भाग गया। वो भाग के गया जसवंत सिंह के पास, और जसवंत सिंह को जाकर कहा कि हम तो रास्ते रास्ते आ रहे थे, एक लड़का खेत में खड़ा खड़ा आपको गालियां निकाल रहा था, हमने जाकर राजा जी को गालियां नहीं निकालते, उसने अपने एक बंदे को मार दिया और मुझे भी मारने की कोशिश की। जसवंत सिंह को बड़ा बुरा लगा, यार मेरे राज्य में मुझे गालियां निकाले, मेरे आदमी को मार, और देखो पकड़ के ला रहा कौन है। अगले दिन भाई दुर्गादास को पकड़ के ले आए फौजी। जसवंत सिंह अपने दरबार में बैठे हैं, पास वाली सीट पे आस्करण बैठा है। आस्करण ने अभी तक बता नहीं रखा कि मेरे एक रानी और है, उसका एक बेटा और है, मैंने उनको अलग से कौन से गांव में छोड़ा हुआ है। आस्करण जी जैसे देखा गया तो अपने वाला ही, पर आस्करण जी कुछ ही नहीं बोले, वैसे ही साइलेंट बैठे रहे। और जसवंत सिंह ने पूछा कि क्या नाम है तेरा? तो दुर्गादास राठौड़। पिताजी का क्या नाम है? उसने कहा जो इधर बैठे नहीं है मेरे पिताजी हैं। और आस्करण जी ने एकदम नीची गर्दन की। पर आस्करण जी ने कहा कि राजा जसवंत सिंह जी निकम्मी औलाद है, मैं तो इनको साथ ही नहीं रखता, दोनों मां बेटे एक जैसे ही है, मैंने तो अलग रख रखा है, पर आपको खुली छूट है, जो सजा देनी है वो दो। इस खुली छूट वाले डायलॉग को आप में से वो ज्यादा समझ पाएंगे जो गांव की स्कूलों में पढ़े होंगे। आप वाली पीढ़ी तक तो आते आते फिर भी थोड़ा चेंज हुआ है, वरना पहले गांव में घर वाले माठ साहब को कह के आते थे कि माठ साहब जो जैसे करना है वैसे किया जाए। और माठ साहब इसका मतलब ये समझते थे कि वो एक जो डंडा जो पिछले 15 दिन से तेल में भिगो के रखा गया है, आज प्रयोग में लेना है, इसी आदमी पर प्रयोग में लेना है। और भाई रे क्या कूटते थे ना। कई कई मास्टर तो डाकी हुआ करते थे भयंकर, कई मास्टर तो ठीक ठाक से होते कि भाई यूं बच्चों के थप्पड़ मार लिया या कि डंडा मार लिया, ज्यादा करे मुर्गे बन जा, तो आप मुर्गे बन जाते। लड़कियों का हाथ ऊपर कर लो, तो लड़कियां हाथ ऊपर करके खड़ी हो जाती। कई सूंघते थे, लड़का लड़की का कोई भेदभाव भी उनके सामने चलता। डंडे जितने मारने होते उतने डंडे मारा करते थे।
तो और घर पे आके बताने लायक और नहीं। घर पे आके यदि आप बता दो कि मेरे मार पड़ी तो घर वाले और कूट दे कि मार साहब ने किया है तो सही किया होगा। आजकल वाले मम्मी पापा इस मामले में अवेयर हो गए। आजकल तो स्कूल में बच्चे को हाथ अड़ाले पूरा कुनबा चला जाए, बाहर निकालो तुम्हारा मास्टर कौन था। तो आजकल तो मार साहब बच्चों को कुछ कहते भी, और पहले घर वाले भी तो कूटते थे। मार साहब की बात तो दूसरी है, पर पापा यूं 5-7 दिन में एक बार कूट के एहसास दिलाते थे कि मैं बाप हूं तुम्हारा और ये मेरा अधिकार है, मैं तुम्हें कूटे। मैं पिताजी के साथ बातचीत करने के लिए तो कॉलम ही नहीं होते थे। उल्टा ये था कि पिताजी घर के अंदर तो अपने बाहर, पिताजी बाहर तब अपने घर के अंदर। दो तलवारें एक ही म्यान में नहीं रह सकती, या तो आप घर के अंदर रहोगे या मतलब आजकल जब देखता हूं कि यार पापा कितने यूं केयरिंग हो गए आजकल बच्चों के कि पापा बाहर से यार बच्चे जाके गले लिपट जाते हैं, डैडी आ गए डैडी आ गए। और घर वाले बच्चों को आप कहते हैं, आपने खाना खा लिया, आप इधर आओ। मुझे लगता है मेरे पापा कभी मेरे को आप कह दे मैं हार्ट अटैक से मर जाऊं। और मुझे लगे या तो आप नहीं हो, आप में कोई भूत प्रेत की छाया आ गई कि आपने बेकी बेकी बातें करनी शुरू कर दी, या मेरी मौत हो जाएगी। यार ऐसे कैसे हो सकता है, पापा आप कैसे कह सकते हैं। पर आजकल बड़ा यूं जोरदार ही सिस्टम भाई, आजकल बच्चों को खूब ध्यान रखते हैं। हाँ, पर बाद में हर चीज के दुष्प्रभाव होते हैं। आजकल बच्चों का घर पे इतना ज्यादा ध्यान रखना शुरू कर दिया, इतना ज्यादा ही ध्यान रखना शुरू कर दिया, स्कूल में भी कुछ कर दे तो घर वाले चले जाते हैं। इसलिए बच्चा छोटी छोटी परेशानियों को भी बहुत बड़ी परेशानियां समझता है। मुझे बड़ा यूं अजीब सा लगता है कई बार कि कोचिंग में एडमिशन के लिए मम्मी पापा साथ आते हैं, कि यहाँ कोचिंग में एडमिशन करवाना था उसके लिए पापा साथ। कई बार बच्चा फोन करता है कि मेरे पीजी का खाना सूट नहीं हो रहा, पापा वापस अगले दिन पीजी चेंज करवाने के लिए। वरना मैं 5वीं पास की थी, 5वीं तक गांव वाली स्कूल के अंदर पढ़ा था, गवर्नमेंट स्कूल में। बाद में 6 क्लास में गए, उस दिन घर वालों ने कहा था कि जा सिमरन हमारा और तेरा आपस में कोई भी लेना देना, तू जाने तेरा काम। 10वीं तक वहां आसपास कस्बा पड़ता था, वहां पढ़े। 11th में घर वालों को कहा कि मैं बीकानेर जाऊंगा पढ़ने के लिए। तो मुझे यह जरूर याद है कि मेरा सामान खूब सारा हो गया था, तो सामान छोड़ने के लिए आए थे। और सामान एक रूम देखा, रूम देख के और सामान छोड़ा और उनको रुपए दिए मकान मालिक, और कहा 1:30 बजे छोड़ा और कहा हमारी 1:45 बस है वापस वाली, अब तू जाने तेरा काम जाने, सामान जचान कैसे क्या रहना कैसे। मुझे बुक्स तो दिला के जाओ कि तू पूछ लेना तेरे हिसाब से कर लेना, बुक्स बुक्स कहां मिलती है। तो अगले दिन हम जाने ना हमारा काम जाने वो था। 2-1 साल बाद मैंने वहां से 12th की, 12th बाद मैंने कहा मैं जयपुर जाऊंगा। तो क्या चाहिए तेरे को, रुपए चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो रुपए हम तेरे को भेज देंगे। तो वहां रुपए भेज दिए, रुपए लेके अपने जयपुर आ गए। थोड़े साल बाद अपने कोई कहा कि हम दिल्ली जाएंगे, तो घर वालों को क्या चाहिए, रुपए, तो ये ले रुपए यहाँ चला जा। आज भी घर वालों को तो लंदन जाना है तो घर वाले बस यही कहेंगे कि तेरे पास हो तब तो ठीक है, नहीं हो तो हम कहीं से जुगाड़ करके भेजते हैं, बाकी हमसे और किसी चीज की अपेक्षा करने की आवश्यकता। और मैं जब बीकानेर पढ़ा करता, मेरे पापा खूब बार बीकानेर आते गांव से, कि उनके वो टीचर है तो उनकी टीचर एसोसिएशन की मीटिंग वगैरह होती है, खूब बार बीकानेर आते। मेरे रूम पे कभी नहीं आए, तो अपनी मीटिंग वगैरह होती है वो करते वहां चले जाते। मुझे कई बार पता चलता, मैं कहता आप आए नहीं तो तेरे पास क्या है, और जो काम था वो हमारा काम क्या, आगे तेरे पास क्या लेना था वहां पे, तू तेरा रहा कर, तेरे को जरूरत हो तो हमें बता दिया कर, बस बात खत्म हो जाती है। पर आजकल भाई पापा इस मामले में पूरे केयरिंग हो रखे हैं। तो आज से 6-7 साल पहले की घटना है। एक बच्चा को यहाँ अच्छी स्कूल के अंदर किसी में पढ़ा करता था, और एक दिन क्लास बंक मार के घूम रहा था, कि बीच में मान लो एक कोई पीरियड है उसको बंक मार रहा था। जो सर होते हैं पीटीआई सर, पीटीआई फिजिकल टीचर है ना, फिजिकल टीचर सर का काम क्या होता है, पीटना। खेल वेल से कोई लेना देना नहीं होता, उनका काम पीटना ही होता है। तो उन सर ने उसको देख लिया और उन्होंने कहा अरे 12 बजे तेरे तो हिंदी क्लास चल रही है ना, 7th क्लास में ना, तू कहाँ घूम रहा है। और बच्चे ने कई तरह बहाने बनाए, मैं तो वॉशरूम गया था, मैं तो पानी पीने गया था, कि नहीं मैं देख रहा हूं आधे घंटे से इधर उधर भटक रहा तू, और तेरे पेरेंट्स को शिकायत करेंगे। केवल सर ने इतना कहा, मैं प्रिंसिपल सर को कहूंगा और वो तेरे पेरेंट्स को फोन करेंगे। बच्चे ने घर पे जाके सुसाइड कर लिया। वो दूसरे दिन और बच्चे ने लिखा सुसाइड नोट लिखा कि उन सर ने मुझे डांटा, मैं दबाव में यार इस वजह से मैंने ये कर लिया। मैंने दूसरे दिन सर को कहा कि सर बच्चा ऐसा डिसीजन कैसे ले सकता है, और इसमें उन सर की क्या गलती है। यदि सर नहीं डांटे तो घर वाले कहेंगे कि हमारा बच्चा घूम रहा था, अब स्कूल में ध्यान नहीं रखते, और सर ने यदि ऐसा कह दिया तो बच्चा ऐसे कैसे कर सकता। और फिर सर, मैं तो कहता हूं सर ने पीट भी दिया होगा तो भी सर बच्चा ऐसा डिसीजन कैसे ले गया।
तो सर ने कहा यार आजकल बच्चों का घर वालों ने सेल्फ रिस्पेक्ट इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि बच्चे के सेल्फ रिस्पेक्ट को कहीं भी थोड़ा बहुत डैमेज होता है उसको हार्ट होता है बहुत ज्यादा, और बच्चे ऐसे डिसीजन ले लेते हैं। मैं सर अपन ने तो कभी नहीं लिए ऐसे डिसीजन, भाई दिमाग में नहीं है। तो सर ने कहा अपना सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप ही नहीं हुआ, आया ही नहीं। और मुझे लगता है सच में ये बात एकदम सही है कि वो अंदर है ही नहीं अब चीज। इसको गांव वाले मास्टर दो प्रकार से मारा करते थे। एक तो कोई क्लास के अंदर ही मार दिया करता, वही क्लास में ठोक पीट लिया करता, डंडे मार लिए, थप्पड़ मार लिए, जो कर लिए। तो वहां तो जरूर बुरा सा लगता था, है ना। तो जिस पीरियड के अंदर मार पड़ी उसमें चुपचाप नीचे गर्दन करके बैठे रहते हैं, अगले पीरियड में भी नीचे गर्दन करके बैठे थे, इंटरवल में जाके खेल वेल के आते, मुंह मार धो क्या देता, रेडी है। पर भाई 2 पीरियड तो असर रहता था, किसी से नजरें भी नहीं मिलती, बैठे बैठे रोते भी रहते थे, सारा काम काज यूं चलता था। कई मार साहब यूं भले होते, कई मार साहब कहते ऑफिस में आ जा। और गांव वाली स्कूलों में ऑफिस वैसे अलग होती है कि स्कूल यहाँ ऑफिस थोड़ी दूर है, वहां जाके 3-4 मास्टर मिलके कूटते थे, और भयंकर कूटते, अडा पटक पटक के वैसे कूटा करते थे। और यूं बारे तोबा करता टाबर एकदम, और फिर वो छोड़ दे। पर वो मास्टर यूं भले थे, कूट काट के बाद कहते मुंह धो ले, चलो। तो कई देर यूं हाँ पानी पी ले, तो पानी पिलाते, मुंह धुलाते, बैठ जा आराम से, और ये रोना बंद कर। कई देर सुबह हंसी आती, फिर एकदम नॉर्मल। अब क्लास में जाना है, अब क्लास तो क्लास वालों की सबकी नजरें भाई तेरे को ऑफिस में लेके गए थे तो कूटा होगा, पर बंदा सो ही नहीं करता कूटा है, बंदा आराम से वैसे आता। कोई खास दोस्त होता वो आंखों आंखों में पूछता, तब उसकी तरफ इशारा कर देगी, एक डंडा, एक डंडा पड़ा था। और तेरे को तो पता ही है, तेरे भाई के एक डंडे में तो कोई असर पड़ता है। कोई कहे कि भाई की दी शर्ट उतार ली जाए तो नीली कर दी कमर कूट कूट के, भाई से कई दिन ऐसे सोया नहीं जाएगा, पेट के बल सोना पड़ेगा भाई को। पर वो था कि नहीं, किसी ने देखा नहीं है तो अपने बताने की भी आवश्यकता। तो मुझे लगता है आज भी कि मान लो किसी कोई लड़ाई हो जाए, कोई ऐसी जगह कूट दे जहां लोग जानते हो, तो बुरा लगे कि यार लोगों ने देख लिया। कोई ऐसी जगह कूट दे जहां पे कोई जानता नहीं, तो कपड़े जड़े खड़े, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो लोड नहीं लेना, यूं मर जाएंगे जिंदगी में, लोड लेने लग जाएंगे। तो पहले वाला सिस्टम वो थोड़ा ठीक लगता था कि कम से कम गलत डिसीजन तो आदमी नहीं ले पाए। तो बच्चों इस बात से शिक्षा मिलती है कि घर पे बच्चों को 2-4 दिन के अंदर कूट लेना चाहिए ताकि बच्चे कोई भी गलत डिसीजन ना ले पाए। तो आप तो घर में चाचा के कोई टाबर हो, भैया के बच्चे हो, 2-4 दिन में साइड में ले जाके कूट दिया करो थोड़ा थोड़ा सा, ताकि बच्चों का एकदम यूं तारतम्य बना हुआ रहेगा। वरना भगवान बुद्ध वाली सी बातें हैं जी, कि भगवान बुद्ध जब पैदा हुए तब कहा कि या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या सन्यासी बन जाएगा। तो उनके पिता को बहुत बुरा लगा, उनके पिता की इकलौती संतान थी, क्या सन्यासी बन गया तो राज कैसे चलेगा। तो उन्होंने कहा कि भाई आदमी सन्यासी कब बनता है, जब वो दुख देखता है ना, संसार से मोह भंग हो जाता है कि यार क्या क्या बुरी बातें हैं संसार में, क्या करना है जी के, तो क्या इसको दुख दिखाओ ही मत, ये सुख में ही रहना चाहिए। तो चारों तरफ एकदम शानो शौकत, ऐसो आराम, नौकर चाकर लगे हुए सब एकदम। सुबह शाम देखे भगवान बुद्ध डांसन बैठे रहे। भगवान बुद्ध को बाहर की दुनिया का ही नहीं पता। थोड़े बड़े हुए तब एक दिन बाहर गए तो एक बूढ़ा आदमी देखा, लाठी लिया हुआ चल रहा वैसे। भगवान बुद्ध ने कहा ये क्या है, कि भगवान बुद्ध के नौकर चाकर भी जीते, तो उन्होंने कहा बूढ़ा आदमी नहीं होना चाहिए, सब यंग यंग होना चाहिए, चमड़ी भी लटकी हुई नहीं होनी चाहिए किसी को, इसको पता ही नहीं चलना चाहिए ऐसा भी कुछ होता है। और बाहर आदमी देखा ये क्या, सब ये बूढ़ा आदमी है, ये कैसे होता है, उम्र बढ़ने के साथ आप भी हो जाओगे तो मेरी कमर झुक जाएगी, हाँ झुकेगी। और भगवान बुद्ध को बड़ा बुरा लगा कि यार ये भी हालत होती है। दूसरे दिन गए, दूसरे दिन एक कोढ़ का रोगी था। कोढ़ एक रोग होता, लेप्रेसी, कुष्ठ रोग होता था, और उसमें बंदे को घर से बाहर फेंक दिया करते थे। और कहा यार ये कोढ़ रोगी है, तो इसके घर वाले, तो घर वालों ने फेंक दिया, तो मेरे हो जाए तो नौकरों ने कहा साहब नाम मत लो, हम भी साथ नहीं आएंगे फिर तो आपके। तीसरे दिन के एक लाश देखी, ये क्या है साहब, ये मर गया, अब इसको जला देंगे इसको आग नहीं लगेगी यूं, इसको तप नहीं, वो तप नहीं लगेगा ऐसे, तब तो नहीं होगा ये। कर नहीं सर, ये तो मरने के बाद तो राख हो गई, अब इसके बाद तो क्या आग लगती है इसके। तो मैं भी एक दिन ऐसा हूंगा कि हाँ। चौथे दिन बाहर निकले, एक सन्यासी नाच रहा था, नागा एकदम जिंदाबाद हो रखा, ये इसके तो कपड़े भी नहीं है, कैसे डांस कर रहा है ये। तो कहता अब इसको मोह माया से कोई लेना देना। तो भगवान बुद्ध ने कहा फिर अपने जिंदाबाद ये हाथ से, अपने मोह माया से लेना देना। भगवान बुद्ध ने पूरी जिंदगी सुख देखे थे, इसलिए उनको छोटे छोटे दुख भी बहुत बड़े दुख लगे।
कि बूढ़ा होना, किसी का मरना, कोट रोग होना, और भगवान बुद्ध नियम ही दे गए कि संसार में दुख ही दुख है, संसार में दुख के अलावा कुछ भी नहीं। मगर भगवान बुद्ध के घर वालों की गलती है। यदि टाबर को बचपन से थोड़े थोड़े दुख दिखाए होते तो भगवान बुद्ध आगे हो चल के इतने ज्यादा भी डिप्रेशन में नहीं जाते। आपको पता है भारत में सबसे अधिक किसान सुसाइड कहां के करते हैं? महाराष्ट्र। कहां करते हैं? विदर्भ। विदर्भ एक इलाका वहां के। आप यदि विदर्भ को वो उसको ज्योग्राफी को चेक करोगे तो आपको पता चलेगा वहां पे गन्ना होता है। वहां पे क्या होता है? गन्ना होता है। इसका मतलब पानी ज्यादा ना। गन्ना ऐसी फसल है जो पानी के अंदर होती है, तो पानी ज्यादा है वहां पे। ज्यादा पानी, इसका मतलब किसान तो संपन्न है। पर है क्या कि उनके 5 साल बहुत अच्छा गन्ना होता है, बीच में 1 साल गन्ना नहीं हुआ, बरसात नहीं हुई, पानी थोड़ा नीचे चला गया, और उनको बड़ा भयंकर दुख होता है और उनको लगता है यार मरा दिया इस बार तो, और वो सुसाइड कर लेते हैं। आप इसकी कल्पना करो अपने राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान से 5 साल में एक बार राम जी राजी होते हैं, तब 5 साल में एक बाजरा होता है, और इसके अलावा कुछ होता नहीं एकदम। उसके बावजूद कभी आप राजस्थान के किसान की सुसाइड नहीं सुनोगे। उसने दुख देखे होते हैं, वो समझता है कि सुख की वैल्यू क्या है। वो 5 साल में बाजरा होता है, उस बाजरे का स्टॉक करके रखता है, और कोई फसल होती है उसके रुपए लेके आता है, बनियान के अंदर वाली जेब में रखता है 5 साल तक। वो जानता है अगले 5 साल तक चलाने हैं। इसलिए संसार में छोटे छोटे दुख देख लिए जाने चाहिए, ताकि जब भी बड़ा दुख आए तो ज्यादा प्रॉब्लम है ना। यहाँ बच्चों को देखते हैं कि ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं हुआ तो जाया नहीं जाता। रिजर्वेशन नहीं है, अब कैसे जाऊंगा? कैसे जाऊंगा मतलब? मुझे तो ये पढ़ाने लग गया था तब पता चला था कि रिजर्वेशन भी होता है। मैं जब पढ़ाने लगा, रुपए रुपए मिलने लग गए, मैं जोधपुर जाया करता। तो एक दिन मैं यूं बैठा हुआ था और मैंने कहा कि यार वो जोधपुर जाना है क्लास लेने के लिए, यार ट्रेन में भीड़ हो जाती है बैंकर वाली। तो किसी साथ वाले ने कहा रिजर्वेशन नहीं है। मैं वो कैसे कराते हैं? तो तू कैसे जाता है? मैं ट्रेन आती है, मैं चढ़ जाता हूँ टिकट लेके। उसने कहा वो जनरल डब्बा होता है। तो एक डब्बा और होता है जिसमें तेरी सीट रिजर्व करवाई जाती है, तो वो करवाओ देखे तुम। तो किसी ने करवा के दी तो समझ में आएगा चाहिए, वरना जिंदगी निकल गई वहां टॉयलेट के पास में खड़े खड़े। और हमें कभी बुरा भी नहीं लगा। बोले यार भाई यही है, आई ट्रेन, आप चढ़ गए, जहां जगह मिली वहां पे लटक के चले गए। बोले 10 घंटे 12 घंटे कैसे? मतलब छठी से 10वीं क्लास तक का तो मुझे याद है। गांव वाली बसें हुआ करती, उन गांव वाली बसों में ऊपर बैठना है छत के, अंदर बैठना ही नहीं है। भले अंदर जगह है तो भी नहीं बैठना है। दिन में 1:30 का टाइम, वो बसें तपा करती थी भयंकर वाली, हम ऊपर जाके बैठते। वो कंडक्टर भी कहता कि नीचे आ जाओगे। नहीं नहीं नहीं, बैठेंगे तो भाई साहब ऊपर ही। और उसमें भी इतने वो चालाक हो जाया करते थे कि मान लो जिस किसी के पास में रुपए नहीं है, और अब कंडक्टर को कैसे गच्चा देना है, तो कंडक्टर ऊपर किराया लेना है तो अपने अंदर चलती बस में अंदर चढ़ जाया करता। तो टाबरों को थोड़ा थोड़ा यूं सब चालाकियां सिखानी चाहिए। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो मैं बताऊं, सबसे अच्छा तरीका, बच्चों को हॉस्टल भेजना चाहिए। जो बच्चे हॉस्टलों में रहे होते हैं ना, वो इन छोटी मोटी चीजों में कभी नहीं अटकते। वो मतलब किसी को कूट के खा लेगा खाना, भूखा नहीं मरेगा कभी ना कभी। लूट पाट करे कुछ ना कुछ कर ही लेगा, अपना जुगाड़ बिठा ही लेगा अपने आप। और जो बच्चे ये शुरू से स्पून फीडिंग हो जाती है कि घर ही घर पे रहे होते हैं, वो जब बाहर निकलते हैं तो उनके भयंकर दिक्कत आती है। तो ये जो मैं यहाँ आगे कई बार सुनता हूँ कि कई बार कोई घर वाले आ कहते हैं कि इसके पानी नहीं जचा। ये भी जचता है? ये कैसे जचता है? ये तो हमें समझ में नहीं आता कभी। तो ये बात है। तो दुर्गादास जी के पिताजी ने कहा कि खुली छूट है, आपको जो करना है वो कर लो। और जसवंत सिंह ने यूं कई इधर बातचीत की, क्यों मार दिया था उस आदमी को? तो दुर्गादास अपने रिप्लाई किए कि भाई वो हमारा खेत खा गए थे। वो बंदा कहे कि नहीं खेत नहीं खा गए थे, लड़ाई कर रहा था। इतने में जसवंत सिंह समझदार था, जसवंत सिंह समझ में आ गया कि दुर्गादास सही है और अपने वाला बंदा गलत है। और उसने दुर्गादास को बातों बातों में पूछा कि कल वाले आदमी को कैसे मारा था। तो दुर्गादास के दूसरे वाले पे भयंकर आंख थी, वो दूसरे वाला भी गालियां निकाल ही रहा था, तलवार उसके पास में थी दुर्गादास के। उसने उस भरे दरबार में उस दूसरे वाले को मारा वहां पे। कैसा रिप्ले, ये कैसे मारा था। और जसवंत सिंह बड़े राजीव है, मेरे दरबार में मेरी आंखों के सामने मेरे आदमी को मार दिया। और उसने कहा कि दुर्गादास कल से तुम इस सीट पे बैठोगे, आस्करण कल से तुम उधर बैठोगे। तो बाद में दुर्गादास जी हमेशा साथ, मेरे धर्मत वाले युद्ध में दुर्गादास जी लड़े थे। 1638 का जो धर्मत वाली लड़ाई है उसमें दुर्गादास जी लड़ते हैं। तो कहते दुर्गादास जी के 4 घोड़े मरे थे उस धर्मत वाले युद्ध में, वो 5वें घोड़े पे सवार होकर लड़ रहे थे। तो जसवंत सिंह देखता है कि अरे वो तोप के आगे लड़ रहा है, वो कौन है? कि साहब वो दुर्गादास है। तो जसवंत सिंह ने कहा कि इस लड़के को बाहर निकालो। 21 साल के थे दुर्गादास जी उस टाइम। तो इस लड़के को बाहर निकालो, इसकी जरूरत जोधपुर को आगे पड़ेगी, इस युद्ध में इसको मरने की आवश्यकता। तो जसवंत सिंह कितना विजनरी आदमी है कि उसको पहले से पता था कि ये लड़का एक दिन काम आएगा। कितने साल काम आया जोधपुर के? 30 साल। कितने साल? देखो।
अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए, टू मेक अजीत सिंह एज किंग, अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए, टू मेक अजीत सिंह एज किंग,